अब सीक्वेंस में ही हमने एक एक तरह का जो सीक्वेंस होता है उसको हम कहते हैं कॉची सीक्वेंस। अब इसके लिए क्या कंडीशन है कॉची सीक्वेंस के लिए कि कोई भी सीक्वेंस जो होगा वो कॉची सीक्वेंस कहलाएगा कब, जबकि n0 एक ऐसा नंबर हमारे पास है कि उससे बड़ी जो टर्म आएंगी, उससे बड़ी जो टर्म आएंगी उनके लिए जो उनका डिफरेंस होगा वो हमेशा किसी एप्सिलॉन से छोटा किया जा सकता है। ये डेफिनेशन लिमिट से ही आई है, ध्यान रखना। लिमिट के लिए तो हम कहते थे कि वो एल इसकी लिमिट होगा इफ एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो जाए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट के लिए। अब हम क्या कह रहे हैं, ये कंफर्म है कि जैसे जैसे आप एक्स एन की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, एन की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, तो एक्स एन एल के पास पहुंचता जाएगा। अब उसी चीज को हम क्या कह रहे हैं कि जो दो टर्म होंगी सीक्वेंस की एन और एम, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी छोटा होता जाएगा। छोटा कैसे होता जाएगा, जैसे हम ये सीक्वेंस लें एक्स एन इक्वल टू वन बाई एन, इस सीक्वेंस की बात करें तो इसमें जो आपका एक्स वन होता है, ये लेट सपोज जीरो है, ये वन है, तो एक्स वन जो होता है ना वो वन होता है। एक्स टू क्या होता है, एक्स टू होता है वन बाई टू। तो ये इनके बीच का डिफरेंस हुआ। अब एक्स थ्री कितना होगा, एक्स थ्री होगा वन बाई थ्री। तो देखो एक्स वन और एक्स टू का जो डिफरेंस है उससे एक्स टू और एक्स थ्री का डिफरेंस कम हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ही एक्स फोर क्या होगा, एक्स फोर होगा वन बाई फोर, ये डिफरेंस और कम हो गया। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे ये जो डिफरेंस है वो कम होता जाएगा। तो उसी चीज को हम लिख रहे हैं कि यदि हम एम और एन दोनों किसी एक फिक्स नंबर एन जीरो से बड़े लिए जाएं, जैसे आपने कहा टेन, तो टेन से बड़े दो पद लें, एक्स इलेवन, एक्स ट्वेल्व, एक्स थर्टीन, एक्स फोर्टीन, एक्स ट्वेंटी, एक्स ट्वेंटी फाइव, इनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा एक फिक्स एप्सिलॉन से छोटा ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। आप ये बताओ एक्स वन और एक्स टू का डिफरेंस है, वो एक्स टू का किसी से भी डिफरेंस करो, चाहे एक्स थ्री के साथ, चाहे एक्स फोर के साथ, चाहे एक्स फाइव के साथ, ये बड़ा रहेगा ना राइट साइड वाली वैल्यू तो हमेशा। चाहे आप एक्स टू माइनस एक्स फाइव निकालें, चाहे एक्स टू माइनस एक्स टेन निकालें, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू छोटी ही होगी हमेशा एक्स टू माइनस एक्स वन से, क्योंकि एक्स टू माइनस एक्स वन में तो ये आधा आ गया बिल्कुल, और ये आधे से स्टार्ट हो रहा है, ये जीरो आएगा नहीं, ना एक्स टेन जीरो होगा, ना एक्स फाइव जीरो होगा, ना एक्स हंड्रेड जीरो होगा, तो ये हमेशा छोटे ही रहेगा ना। तो ये आपका एप्सिलॉन की तरह काम कर सकता है, एक्स टू माइनस एक्स वन, या कोई और ले लें आप एप्सिलॉन। तो एक तरह से जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा वो कॉची सीक्वेंस ही होगा, क्योंकि कन्वर्जेंट के लिए यही कंडीशन होगी। और जो कॉची होगा वो कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि उसमें टर्म क्या होती जा रही होंगी, टर्म का जो डिफरेंस है वो छोटा होता जा रहा होगा, यानी कि वो टर्म सारी की सारी किसी एक फिक्स वैल्यू के पास जा रही होंगी। जो फिक्स वैल्यू के पास जा रही होंगी वो वैल्यू एल हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। ठीक है, आया ये समझ में। जो मतलब एक बार कन्वर्जेंट डेफिनेशन, होगा वही कॉची होगा। कन्वर्जेंट होगा तो कॉशी होगा, तो कन्वर्जेंट के केस में तो वो एक टर्म के पास जाएगा। हम्म। एक मिनट रुको, ठीक है ना, उतार लो इसको, उतार लो आप। लिख लिया डेफिनेशन। यस सर। नीचे डेफिनेशन तो वाला यहीं तक है। समझाया वाला वो लिखना है क्या, कह रहने दो। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं लिखना, वो नहीं लिखना। आप तो केवल केवल डेफिनेशन लिखो, उसको मैं अभी
ये याद रखनी है, डेफिनेशन भी एग्जाम में पूछ ली जाती है कॉशी की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब इसी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा चेंज करके कैसे लिख देते हैं, और फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन जीरो बिलोंग्स टू एन एंड p belongs to n such that xn plus p minus xn less than epsilon for all n greater than equal to n0। आपको केवल क्या करना था, m और n अलग अलग पद लेने थे। तो आप चाहे xm माइनस एक्सएन लिखो, चाहे आप लिख दो xn प्लस p माइनस एक्सएन। अब p कोई ना कोई वैल्यू होगी नेचुरल नंबर, तो p की वैल्यू 1 2 3 1 होगी, तो ये xn प्लस 1 माइनस एक्सएन हो गया, अलग अलग हो गए ना दोनों। तो इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। तो ज्यादातर हम थ्योरम्स वगैरह करने के लिए ये वाली डेफिनेशन ही काम में लेते हैं, ये लिखते नहीं जनरली, बट है ये भी कौशी ही, बस उसको लिखने का तरीका बदल दिया हमने। सर हाँ। सर इसमें एम जैसे हम अगर 3 लेते हैं तो ये एन नोट जो आएगा वो 4 या 5 कुछ भी हो सकता है ना? नहीं नहीं नहीं, एम को 3 लोगे तो एन नॉट 4 5 कैसे हो जाएगा? सॉरी, छोटा हो जाएगा आप इससे। एन नॉट को फिक्स करोगे, एन नॉट की वैल्यू आपने 5 ले ली मान के चलो, तो एम और एन की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी ली जाएगी। कुछ भी ले सकते हो, 5 या 5 से बड़ी, इस तरीके से। सच दैट के सर बाद क्या जरूरी लिखा हुआ थोड़ी है? है कि उसका 6 ही लें, 7 8 9 कुछ भी ले सकते हैं ना? कुछ भी, हाँ। क्या हाँ कह रहे सर, हो? सच दैट के बाद क्या है? एक्स क्या नीचे, सच दैट नीचे नीचे वाला सब, हाँ इसमें बाद में क्या है ये? एन प्लस पी, अच्छा ठीक। एक्स एन प्लस पी। हम्म। ठीक है। अब देखो, इस पर बेस्ड एक थ्योरम करते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के लिए। थ्योरम नंबर 1 कौशी की, इंपॉर्टेंट डाल लो इस पे। क्या कहती है? ए कौशी सीक्वेंस ए कौशी सीक्वेंस इज बाउंडेड। जो कौशी सीक्वेंस होता है वो बाउंडेड होता है, ये बात प्रूव करना है। बाउंडेड का मतलब जानते हो, कि जो सीक्वेंस की हर एक टर्म है वो किसी एक फिक्स्ड नंबर से बड़ी होंगी और किसी एक फिक्स्ड नंबर से छोटी होंगी, उसको हम कहते हैं बाउंडेड। तो वो आपको नंबर पता करने हैं किससे सारी टर्म बड़ी हैं और किस वैल्यू से सारी टर्म छोटी हैं। तो देखिए प्रूफ, लेट एक्स एन बी ए कौशी सीक्वेंस एक्शन भी a Cauchy sequence, then by definition, then definition मतलब then for every epsilon greater than zero there exists and zero belongs to capital N such that mod xm minus xn less than epsilon for all m greater than equal to n0 n greater than equal to n0। ठीक है ना? ये हमने डेफिनेशन किसकी लिख दी? कौशी की डेफिनेशन लिख दी, है ना? अब आप क्या करें इसमें,
बाउंडेड प्रूफ करना है, एप्सिलॉन को कोई फिक्स कर दें। नाउ टेक एप्सिलॉन इक्वल टू 1, देन we can find n0 belongs to capital N such that, अब देखिए n आपके n नोट के बराबर हो सकता है, तो आप n को n नोट रख दें। xm माइनस xn नॉट इज लेस देन 1 फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। n को आपने n नोट से रिप्लेस कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करें नाउ मॉड xm को क्या लिखा जा सकता है। मॉड xm को हम लिख सकते हैं मॉड xm माइनस xn नॉट प्लस xn नॉट। इस मॉड को तोड़ दें तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू मॉड xm माइनस xn नॉट प्लस मॉड xn नॉट। और xm माइनस xn नॉट से छोटी वैल्यू 1 है, बड़ी वैल्यू 1 है, तो दिस इज लेस देन 1 प्लस मॉड xn नॉट, किसके लिए, फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। तो जब m का मान n नॉट से बड़ा है तो मॉड xm की वैल्यू 1 प्लस मॉड xn नॉट से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, कब, जब m की वैल्यू n नॉट से बड़ी हो या बराबर हो। अब n नॉट से छोटे वाले पदों के लिए क्या होगा भाई, 1 2 x1 की वैल्यू क्या होगी उसके बारे में नहीं पता, x2 क्या होगा नहीं पता, x3 क्या होगा नहीं पता, कहां तक नहीं पता, n नॉट माइनस 1 तक के लिए पता, n नॉट से बड़े वालों के लिए तो पता है। तो छोटे वालों के लिए जो वैल्यू आएगी सर वो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, और उस फाइनाइट वैल्यू को हम कुछ मान सकते हैं। तो वो उस फाइनाइट वैल्यू को हम मान लें कि वो फाइनाइट वैल्यू क्या है। ठीक है, केशव कुछ पूछ रहा है सर? हाँ क्या पूछ रहे हो। नहीं, आ गया, समझ में आ गया। ये 1 लिखा था जो पूछ रहा था, 1 तो ऑलरेडी बड़ा है, तो बड़ा तो छोटे होंगे इससे सब। हाँ हाँ, सब छोटे ही होंगे। अब हम क्या मान लें कि जो k है वो मैक्सिमम वैल्यू है किस किस में से, मॉड x1 मॉड x2 कहां तक, मॉड x n नॉट माइनस 1, क्योंकि n नॉट और n नॉट से बड़े के लिए तो ये टर्म है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें हमने ये वैल्यू भी ले ली 1 प्लस मॉड x n नॉट। इन सारी की सारी वैल्यूज में से जो सबसे बड़ा है उसको हम k कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो k है वो मॉड x1 से बड़ा है, k जो है वो मॉड x2 से बड़ा है, k जो है मॉड xn नॉट माइनस 1 से बड़ा है, और k जो है वो मॉड xn नॉट से भी बड़ा है, क्योंकि 1 प्लस मॉड xn नॉट से बड़ा है तो xn नॉट से भी बड़ा है। और k जो है इसके आगे की यदि बात करें तो आगे वाली सारी वैल्यूज जो हैं वो तो इससे छोटी होती हैं, और k इस पूरी वैल्यू से भी बड़ा है। इसका मतलब k क्या हो गया, k x1 x2 मॉड x1 x2 से लेके इन्फिनिटी तक सबसे बड़ी वैल्यू होगी k। इट इंप्लाइज mod xn is less than equal to k for all n belongs to capital N। और ये किसकी डेफिनेशन है, बाउंडेड की। द कॉशी सीक्वेंस, the Cauchy sequence xn is bounded। ठीक है, अब इसमें देखो कोई भी डाउट हो तो वो पूछो, कौन सी लाइन कैसे लिखी है। केवल हमने एक डेफिनेशन लिखा और डेफिनेशन से ही वो बनाया। के तो इससे ग्रेटर देन आ गई, इससे लेस देन वाली कौन सी है? ये सबसे बड़ी है,
नहीं, बड़ी वाली तो आ देखो, गई, छोटी वाली कौन सी आई? एक्शन से मॉड छोटी लगाया वाली। ना। अरे तो मॉड अच्छा, लगाया ना। हाँ, माइनस माइनस मॉड का एक्शन। मतलब माइनस के से एक्सएन बड़ा होगा और प्लस के से छोटा होगा, क्योंकि मॉड लगाए। एक ही बार में काम हो गया मॉड की वजह से। ठीक है दीनदयाल, हाँ सर। है ना, ये इंपॉर्टेंट है थ्योरम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। छोटी थ्योरम है और इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट, ऊपर से मिटा दूं ना। रुको रुको रुको। हाँ सर। मिटा दूं। हाँ सर। देखो थ्योरम नंबर 2, इफ ए सबसीक्वेंस एक्स गामा के, सबसीक्वेंस को ऐसे लिखते हैं, ऑफ ए कॉशी सीक्वेंस of a Cauchy sequence xn converge to L, then the Cauchy sequence also converge to L. Converge to L क्या है कहने का मतलब? यदि कॉशी सीक्वेंस का कोई सबसीक्वेंस ऑफ ए कॉशी सीक्वेंस कन्वर्ज टू एल, सबसीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करता है, तो जो कॉशी सीक्वेंस होगा वो भी क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। ये बात प्रूफ करनी है हमको। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है सबसीक्वेंस के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो प्रूफ, लेट एक्सएन बी ए कॉशी सीक्वेंस। आपने कॉशी सीक्वेंस मान लिया एक्सएन को, तो कॉशी की डेफिनेशन लगा दें। इट इंप्लाइज फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n1 बिलोंग्स टू n0 की जगह n1 लिख रहे हैं, सच दैट क्या कंडीशन होती है? मॉड xm माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m ग्रेटर देन इक्वल टू n1 n ग्रेटर देन इक्वल टू n1। जैसे ही आपको दे रखा है कॉशी सीक्वेंस है, ये डेफिनेशन हमने लिख दी ऑटोमेटिक। अब आपको इसका कॉशी सीक्वेंस का सब सीक्वेंस लेना है, और वो भी कैसा सब सीक्वेंस? जो कि एल पर कन्वर्ज करता है। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट द subsequence now let the subsequence the subsequence एक मिनट रुको। The subsequence x gamma k of xn converge to L, ये L को कन्वर्ज करता है। देन अब कन्वर्ज की डेफिनेशन लगाएंगे।
देन देयर एग्जिस्ट, अब ये K0 पे लगती है डेफिनेशन सब सीक्वेंस के लिए, K0 बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट मॉड गामा एक्स गामा के माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। इसको हम, अच्छा इसको क्या करें, इसको भी एप्सिलॉन बाई 2 कर दें फर्स्ट वाली इक्वेशन में, इसको भी एप्सिलॉन बाई 2 कर दें फॉर ऑल K ग्रेटर देन K नॉट, दैट इज गामा K इज ग्रेटर देन गामा K नॉट। अब ये जो नीचे लिखा है वो सब सीक्वेंस, ये तो कन्वर्ज की डेफिनेशन है और ये सब सीक्वेंस की डेफिनेशन है कि एक्स गामा के यदि सब सीक्वेंस है तो गामा के ग्रेटर देन गामा के नॉट होगा, यदि के ग्रेटर देन के नॉट है तो, ठीक है ना, यानी कि इनके जो सबस्क्रिप्ट आएंगे वो हमेशा बढ़ते हुए क्रम में ही होते हैं। सर डाइवर्जेंट हो सकते हैं? हैं? डाइवर्जेंट? क्या चीज डाइवर्जेंट? वो कन्वर्जेंट थे तो ये डाइवर्जेंट हो सकते हैं ना सर? नहीं 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 नहीं, डाइवर्जेंट कैसे आ जाएंगे, ये तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है ना। डाइवर्जेंट तो उसको कहते हैं जिसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एल तो ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो ये तो आपने लिखा कॉशी की डेफिनेशन और ये आपने लिखा सब सीक्वेंस के कन्वर्जेंट की डेफिनेशन, दोनों आपकी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब आपको क्या प्रूफ करना है इससे, इन दोनों की हेल्प से आपको प्रूफ करना है कि जो आपका कॉशी सीक्वेंस है वो भी एल को कन्वर्ज करना चाहिए, दैट मीन्स मॉड एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, ये लाना है हमको इन दोनों को यूज करके, इन दोनों की हेल्प से, ठीक है। अब हम क्या करें, कोई एक नंबर ले लें, लेट एन नॉट वो मैक्सिमम वैल्यू है किस किस में से, एक तो आपका N1 और एक गामा के नॉट। जो गामा होता है वो n से n पर ही सीक्वेंस होता है और वो भी कैसा सीक्वेंस होता है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है। तो गामा के नॉट यदि कोई नंबर आएगा तो गामा के नॉट भी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर ही होगा। तो एन नॉट आपने N1 और गामा के नॉट में से जो भी बड़ी वैल्यू है उसको आपने एन नॉट लिखा, तो क्या हो जाएगा, देन n ग्रेटर देन एन नॉट यदि हम लिखेंगे तो इसका मतलब है गामा के इज ग्रेटर देन एन नॉट होगा, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, गामा के जो है वो गामा के नॉट से बड़ा है और गामा के नॉट से बड़ी वैल्यू N0 है, N0 गामा के नॉट के बराबर ही तो होगी, तो गामा के जो होगा वो भी N0 से बड़ा होगा, n ग्रेटर देन एन नॉट, गामा के ग्रेटर देन एन नॉट, वी हैव, क्या बनेगी इक्वेशन, मॉड एक्स गामा के माइनस एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ये इक्वेशन नंबर 1 से लिख दिया आपने, m की जगह आपने गामा के लिख लिया क्योंकि m ग्रेटर देन इक्वल टू n, m ग्रेटर देन इक्वल टू n1 के लिए ये कंडीशन ट्रू थी ना, m और n दोनों n1 से बड़े हों, यहां पर n और गामा के दोनों n नॉट से बड़े हो गए तो उसके लिए कंडीशन बन गई 1 से, और 2 से कंडीशन बनाए तो 2 से क्या बन जाएगी, एंड गामा एक्स गामा के माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, क्यों, क्योंकि जो आपका गामा के है वो गामा के नॉट से बड़ा है, गामा के इज ग्रेटर देन एन नॉट, एन नॉट से बड़ा है तो गामा के नॉट से तो बड़ा हो ही गया ऑटोमेटिक,
ठीक है, तो एन नॉट को इन दोनों से बड़ा मानने से ये दोनों कंडीशन, इक्वेशन 1 और 2 की दोनों कंडीशन एक साथ ट्रू हो जाती है। अब देखो आपको लेके क्या आना है, आपको लाना है मॉड एक्स एन माइनस एल लाना है, और ये आपके पास इस तरह से दे रखा है गामा के फॉर्म में, तो अब हम ला सकते हैं इजीली, हैंस मॉड एक्स एन माइनस एल, मॉड एक्स एन माइनस एल। अब क्या करें, आपकी जो कंडीशंस हैं दोनों वो गामा के साथ हैं, तो गामा एक्स गामा के को इसमें इंट्रोड्यूस कर लें, एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें, तो मॉड एक्स एन माइनस एक्स गामा के प्लस एक्स गामा के माइनस एल। अब देखिए एक बार तो हमको एक्स गामा के माइनस एल लाना है, वो तो आ गया, और यहां पे तो इन दोनों को अलग अलग तोड़ दें, तो ये लेस देन, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स एन माइनस एक्स गामा के प्लस मॉड एक्स गामा के माइनस एल। इसको आप क्रम, मॉड है तो क्रम बदल सकते हैं, लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स गामा के माइनस एक्स एन प्लस मॉड एक्स गामा के माइनस एल, और ये दोनों चीजें इस कंडीशन के लिए एप्सिलॉन बाई 2 से छोटी होती हैं, सो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट और गामा के ग्रेटर देन इक्वल टू एन। ठीक है, तो उससे क्या आ गया आपका, उससे ये आपकी वैल्यू आ गई कि मॉड एक्स एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। अब गामा के तो है ही नहीं इसमें, तो ये कंडीशन आ गई, और ये किसकी कंडीशन है, इसका मतलब है एक्स एन एल पर कन्वर्ज करता है। इट इंप्लाइज द कॉची सीक्वेंस, the Cauchy sequence xn also converge to L। जो Cauchy सीक्वेंस है वो भी L पर कन्वर्ज करता है, ये हम यहां से प्रूफ कर सकते हैं।